का मैच है तो आपको क्रिकेट के नियमों के हिसाब से खेलना होगा। एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री का पेपर देना है तो भाई हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, उसका जवाब देना है। वहाँ पे मैथ्स का जवाब नहीं दे सकते। अगर आप एग्ज़ाम में हैं, आप ट्रेड यूनियन की फील्ड में हैं, तो अपना जो उद्देश्य है बेसिक कि हम लोग राष्ट्रहित, मजदूर हित, राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित में हम लोग काम करते हैं, उनसे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सबका होना भी तो जरूरी है ना। भारतीय मजदूर संघ की यूनियन अगर मजबूत रहेगी तभी तो ये राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित को पूरा करेंगे। तो इन कारणों से हमको वो सारे काम करने हैं जिनसे ये पता चले कि हाँ, हम मजबूत हैं और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो चुनौतियां हैं उनमें बहुत सारे लोगों की जो अपेक्षाएं थीं, जाने अनजाने, कि किन्हीं कारणों से भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ पीछे हटाए अपने कदम, ऐसे तमाम लोगों की इच्छाओं पे आपने कुठाराघात किया है। बहुत उनको निराशा पैदा की है कि कैसे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के संगठन अपनी सरकार, अपनी विचारधारा की सरकार के सामने खड़ा रहा। आप जब उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि ये बहुत छोटी बात नहीं है। और पीछे से जो लोग वार करते थे उनका चेहरा अभी सामने आया कि कैसे हम सबके प्रति वैमनस्यता दर्शाई जाती थी। माननीय साधु सिंह जी भी बता ही रहे थे कि कुछ लोगों का वीडियो बहुत वायरल हुआ, ऑडियो वीडियो, जो तमाम नकारात्मक बातें हम लोग के बारे में कह रहे थे। ऐसे लोगों के लिए चुप रहना ठीक नहीं है, जवाब देने की जरूरत है। जहाँ तक कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निगमीकरण को रोकने के लिए हम लोग पूरा मन से प्रयास किए और अभी भी हम सब अपने प्रयासों को रोक नहीं रहे। भारत में जो व्यवस्थाएं बनी हैं उसका ध्यान में हम सबको हमेशा रखना है कि आप बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी मांग रखेंगे, उसके लिए बड़ी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीजें मिलें। इतनी जबरदस्त बहुमत की जो सरकार है, जो चाहती है कर लेती है, वो आपके संघर्ष की बदौलत, आपकी एकता की बदौलत और भारतीय मजदूर संघ के आशीर्वाद से वहां से सरकारी स्टेटमेंट तो ये आया ना कि कारपोरेशन होगा या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन एक भी कर्मचारी के हित को हम प्रभावित नहीं करने देंगे। क्या छोटी उपलब्धि है। अगर वो चाह लेते तो कह देते कि ठीक है, कारपोरेशन के भविष्य के साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो जो लोग कारपोरेशन को स्वीकार कर सकते हैं, ईडीएसए को विरोध नहीं कर सकते, वो इसका भी विरोध नहीं कर सकते। सरकार से ये भी कोई नहीं कहलवा सकता था। और कोई कहे कुछ भी, आज भी सबको ये उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, इनके हितों को अगर कोई संरक्षित कर सकता है तो वो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ कर सकता है। और हम लोग का एक उद्देश्य था, एक ध्येय था। मैं अगस्त वाली मीटिंग में भी बोला था कि कलकत्ता में कि न भागूंगा न भागने दूंगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई क्रेडिट लेनी थी, कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी, लेकिन मजदूरों के आंदोलन में एक चीज देखना चाहिए कि बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बड़ा कैनवस तैयार करना था कि हम लोग किसी एक जगह पर जाकर के हम सब अपने उद्देश्य को पूरा करने की एक जगह पर खड़े होंगे। और वो उद्देश्य था उद्योग को बचाना। इस उद्योग को बचाने के लिए सिर्फ हमारी रोजी रोटी सवाल थोड़े था, मूल प्रश्न था कि ये राष्ट्र हित में है कि नहीं है। और हम सब आज तक ये कहते आए हैं कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण कम से कम राष्ट्र हित में नहीं है, और ये निर्णय अब उद्योग हित में भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जिनके पास 63,000 एकड़ जमीन है, ये बहुत समय तक ये कारपोरेशन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसके अनेक कारण है, वो सब आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग बहुत बार उसके ऊपर चर्चा किए।
तो ये सब चुनौतियां हम लोग के सामने हैं। हम लोग की आशंकाएं गलत साबित हो, हम सब गलत साबित हो ट्रेड यूनियन की फील्ड में, ऐसा मैं ईश्वर से चाहता हूं। भगवान करे हमारी शंकाएं गलत हो, हम गलत साबित हो जाएं। यह उद्योग बचा रहे जिसका राष्ट्र हित में रहना वो जरूरी है। हमारे रहने न रहने, हमारे जीतने हारने से नहीं है। इसलिए हम सब कोशिश करें कि अगर ये कारपोरेशन हमको थोप ही दिया जाता है तो इसको फिर कैसे हम लोग बचा के ले चलेंगे। माननीय साधु सिंह जी ने उस मीटिंग में पूछा रक्षा मंत्री जी से कि ये बड़ी बड़ी वादे जो करा करके, बड़े सब जवाब दिखा करके ये यहाँ पे ला रहे हैं, इसके पीछे गारंटी क्या है कि वर्कलोड मिलेगा। हम हमारी बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले बताइए कि ये उद्योग अगले 10 साल 20 साल तक कैसे चलेगा। किसी के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि नहीं बहुत सक्षम लोग हो जाएंगे। अब कैसे सक्षम लोग हो जाएंगे पता नहीं, और वो ऑर्डर लेके आएंगे, एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं सरकार की, और भी जो दूसरी घोषणाएं हैं जिनमें ऐसे ही काम किए गए। अपना BSNL है ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, जब वो बनाया गया था तो उसमें पता जी 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी रहे होंगे, और 75,000 कर्मचारी तो अभी साल BRS ले लिए। 50% लोग अभी 75, सोचिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। और 2000 से लेकर के 2020 तक आते आते डूब गया। वो भी तब जब उसके कस्टमर कोई भी हो सकते थे। हमारी फील्ड तो इसी कि हमारा तो कस्टमर ही लिमिटेड है, हम मोनोपोलिस्टिक वे में नहीं है, हमारा कस्टमर लिमिटेड है। कौन खरीदेगा हथियार? या तो आर्मी खरीदेगी, नहीं तो पुलिस खरीदेगी, बाकी कोई खरीद नहीं सकता। तालिबान को हम बेच नहीं सकते हैं, ISIS को हम बेच नहीं सकते हैं, नक्सलवादियों को हम बेच नहीं सकते हैं। और अगर कोई दूसरा कोई बेचने का प्रयास करेगा तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हम लोग बेचने नहीं देंगे, तो हमारा राष्ट्र प्रेम खड़ा हो जाएगा। तो अपने उद्योग की तो कुछ अजीब स्थिति है, और इसलिए हम सब के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपट पाना बहुत आसान नहीं है। हम लोग बार बार कहे कि माननीय रक्षा मंत्री जी को ये जिन्होंने कहा कि कारपोरेशन 30,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा, तो मंत्री जी जरूर पूछे होंगे कि जो पिछले कारपोरेशन है वो दुगनी तिगनी जगह रफ्तार से क्यों नहीं बढ़े। माननीय मंत्री जी मुस्कुरा करके रह गए, बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने मुस्कुरा करके ही टाला। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि 2 साल का जो अनडेप्यूटेशन वाला मामला है उसको बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों ने पूछा कि कितना बढ़ा सकते हैं। 7 साल तो मेरा ही बाकी है, और इसके बाद जो अभी जो लड़के वो 4,000 लास्ट बैच जो 4,000 लोगों का भर्ती हुआ है, वो सब लड़के अभी 30 से 40 साल तक नौकरी करने वाले हैं। तो उन सब के बारे में क्या होगा? तो बोले कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। एक जो गवर्नमेंट का जो PIB में नोटिफिकेशन है, PIB में जो पब्लिक आया है कि GFR के बारे में चर्चा हो। GFR के बारे में कौन चर्चा करता है? हम ही लोग तो करते हैं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के लोग। हम लोग का कहना ये था कि GFR में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, और GM को या चेयरमैन नॉन डिस्ट्रक्टिव बोर्ड को ज़्यादा पावर मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छे डिसीजन कर सकेगा, ऑटोनॉमी आ जाएगी, काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाके कराना पड़ेगा। तो उसका एक काउंटर क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपकी सेवा शर्तें एकदम सुरक्षित रहेंगी और सब कुछ बहुत ठीक रहेगा। GFR के लिए आप लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारे NPS के जो लोग हैं, आज की संख्या जो है NPS की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 35,000 कर्मचारी हैं। जो 6 जुलाई को हमने प्रश्न किया था उसका जवाब उन्होंने दिया कि 35,000 NPS कर्मचारी हैं। तो इन 35,000 NPS के कर्मचारियों को 14% से गवर्नमेंट NPS का कंट्रीब्यूशन देगी या 10% से देगी? सेक्रेटरी साहब के पास इसका जवाब नहीं। रक्षा मंत्री जी ने जरूर कहा कि नहीं, हम इसमें बात करेंगे। तो हमने कहा अभी तो आप बोल रहे थे कि GFR के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं जा सकते। तो उन्होंने फिर समझाना शुरू किया माननीय मंत्री सेक्रेटरी जी ने कि
नहीं नहीं, वो ऐसा सर कि हम जो हमारे अख्तियार में है उसकी हम बात कर सकते हैं, और फिर इसके लिए तो फिर दूसरे मंत्रालय में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के उनके सामने भी बड़े कठिन प्रश्न रहे, टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से उठाए गए, और इतना तक हुआ कि चेयरमैन ऑर्डिनेंस व्यक्ति बोर्ड को सिर्फ एक मामले में परमिशन लेनी पड़ी माननीय मंत्री जी से कि हम इसमें कुछ कहना चाहते हैं। बाकी मौन दर्शक बने रहे। उनके सामने सेक्रेटरी ने आरोप लगाया कि ये मैनेजमेंट फेल्योर की वजह से है, जो अभी तक उनकी समझ में आया। ये सब बड़ी बातें हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट फेल्योर गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये कारपोरेशन में कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसा कौन सा चमत्कार है जो हमारे लोगों को एकदम परिवर्तित कर देगा? समझ में नहीं आता। आज की जो परिस्थितियां उसमें यही सब है। अब हम लोग को चिंता ये करनी है कि ईडीएसओ जो है 2021 जो कहता है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज में हम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी आंदोलन जो जिसमें हड़ताल से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा नहीं कर सकते। तो क्या गारंटी है कि ये कारपोरेशन बनने के बाद ऐसी समस्या नहीं आएगी? हो सकता है जब कारपोरेशन बने उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें आए जिनको हम पसंद न करें, जिनको हम स्वीकार न करें, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करें, वार्ता करें। वार्ता फेल हो तो हम हड़ताल पे जाएं, और जब हड़ताल पे जाएंगे तो फिर हमको वही ईडीएसओ खड़ा दिखाई देगा। या कल को माननीय उपाध्याय जी किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बीएमएस का झंडा ले जाके गाड़ दें जहाँ डिफेंस का काम हो रहा हो एलएनटी में, और वो कह देगा ये तो डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ ईडीएसओ लागू होता है। ये उसके डेफिनेशन में ये है ना, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट वो होंगे जहाँ पे कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहा होगा। अब यहाँ दादानगर की किसी फैक्ट्री में रिवॉल्वर का सिलेंडर बन रहा हो तो वो तो खड़ा हो जाएगा कि निकाल के बाहर कर देंगे, जैसे बीएमएस का झंडा आप टांगेंगे। ये तो चीजें ऐसी कि जिनका बहुत दूर तक दूरगामी परिणाम निकलेगा। तो आज ईडीएसओ को हम लोग क्या करें? स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, ये बात है। सरकार भी देखेगी कि हमारी विश्वसनीयता कैसी है, कि हम लोग ऐसा तो नहीं कि कहें कुछ और सरकार की तरह से करें कुछ और। सरकार ने तो किया बहुत कुछ अपनी तरफ से। हम सबसे सीएलसी के सामने कुछ वादे हुए, और सेक्शन 33(1) में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार के पीएमजी को अपॉइंट करती है, खेतान को अपॉइंट करती है, और सबको विजिट कराती रहती है। ये सब बातें हैं। बताइए क्या कुछ पूछना चाह रहे थे? क्या क्या ये है कि एबीसी है वो 2 साल के डिवीजन का रहेंगे, और एक डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा जो कलकत्ता में, तो उसके अंदर 3 संस्थान आएंगे। एक आएगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफिस, और हर ऑर्डिनेंस सेक्टर के अंदर स्कूल है और अस्पताल है, तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस वो डायरेक्टर को लोग आपकी जरूरत है। तो इस तरह से नई चुनौतियां हम लोग के सामने आ रही हैं। अब एक बड़ा प्रश्न ये भी था जो अभी साधु सिंह भाई साहब चर्चा की, INDW के साथ हम लोग को क्या करना है। देखिए उनका स्टेटमेंट तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था 6 जुलाई की मीटिंग में भी, और थोड़ा सा ये था कि बचना चाहिए था। ट्रेड यूनियन में इन सब चीज़ों से पर्सनल रिलेशंस अपनी जगह पे है। हो सकता है कि बीपीएमएस या बीएमएस के कुछ लोगों के बहुत अच्छे रिलेशन बीजेपी या गवर्नमेंट के लोगों के साथ हो, लेकिन हमारे लोगों ने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ऐसा दूसरे संगठनों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और अगर कोई भी एक संगठन ऐसा नहीं करता है तो हम सारे ट्रेड यूनियन के लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है। बात ये नहीं कि इंटर ने क्या किया या INDW ने क्या किया, लोग ये पूछें क्या ट्रेड यूनियन के लोग ऐसे ही काम करते हैं? ट्रेड यूनियन के लोगों के लिए थोड़ा सा आम जनमानस में रिस्पेक्ट कम हो जाती है ऐसे ही क्रियाकलापों से, तो चाहे कोई करे, एक छोटा आदमी कर दे, एक बड़ा आदमी कर दे, इसके लिए ट्रेड यूनियन है। इसको हम लोग को बचना चाहिए था, वो हम लोग बच नहीं पाए।
अब यह है कि बड़े इश्यूज हैं हम लोग के सामने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर के। उसमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि अगर हम लोग किसी एक संगठन को खुला छोड़ दें तो हो सकता है कोई ऐसी डिमांड करे जो सरकार वही करना चाहती है। वो ठीक है, 2 साल के लिए आपने दे दिया डीम्ड न्यूट्रिशन, यही सबसे अच्छा है, सरकार उसी को बेंचमार्क बना लेगी। एक ये रिस्क है हम लोग के सामने। तो क्या हम ऐसे संगठन को फिर अपने साथ जोड़ें कि नहीं नहीं देखो जो पिछली गलती की उसको भूलो, आगे हम लोग 5 साल 10 साल या टिल सर्विस पीरियड सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान के चलाया जाए और रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नमेंट गारंटी दे पेंशन देने की, कारपोरेशन नहीं। कारपोरेशन का तो जो माननीय मोदी जी का वो स्टेटमेंट चलता है कि कारपोरेशन पैदा हुआ है मरने के लिए, और मरे भी हैं कारपोरेशन। आज कानपुर के अंदर वो मॉडर्न फूड इंडस्ट्री थी, उसके लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मालूम नहीं। एनटीसी और बीआईसी का रोज हाल है, बंदे जी लेके जाते रहते हैं पचौरी जी के यहाँ, तो पता नहीं चल पाता। हम भी कारपोरेशन हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई ऐसा कंप्रोमाइज न होने पाए किसी भी एक संगठन से, एक चिंता हम लोग के सामने ये है। दूसरा ये है कि अगर ये संगठन अगर भाग गया, ऐसे ही करता रहा, तो हो सकता है हम लोग को एडवांटेज मिले मेंबरशिप में, लेकिन संगठन के साथ साथ हमको अपना बाकी सब चीज़ें भी देखनी है। तो ये कुछ दुविधाएं हैं मन में अभी कि उनको जोड़ा जाए नहीं जोड़ा जाए, जोड़ते हैं तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, छोड़ते हैं तो क्या फ़ायदा और नुकसान है, ये सब हम लोग के मन में है। और कोशिश हम लोग करेंगे। ईडीएसओ के बारे में माननीय साधु सिंह जी ने भी बताया कि हम लोग की रीट तैयार हो गई, प्रोसेस में है, 1 आध दिन के अंदर उसको फाइनलाइज करेंगे अपना और उसके खिलाफ लड़ेंगे। अपने लोगों को थोड़ा बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, जो लोग पढ़ने लिखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ा संघर्ष वाली तो थी जिसको हम लोग सड़क पे लड़ रहे थे, लेकिन अभी ऑफिस में आकर के इंटेलेक्चुअल ये लड़ाई होगी। तो ठीक इसमें देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को पकड़नी होंगी जिसको अगले 10, 20 साल, 30 साल या 40 साल तक यहाँ के कर्मचारियों को हितों से जुड़ी रहे। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी कि अगर कारपोरेशन को हम लोग रद्द नहीं करा पाते हैं और कारपोरेशन में आते हैं तो किन सेवा शर्तों के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा, कैसे ये उद्योग चले और फिर चले और न चलने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए सेवा शर्तें तय की जाए कि हम मान के चलें कि अगले 5 साल 7 10 साल में इसकी स्थिति खराब होगी कारपोरेशन की, तो तब क्या होगा। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे जो पुनीति जैसे, पुनीता का कब का है रिटायरमेंट? 46। अब 46 तक या और 50 तक की योजनाएं हमको बनानी पड़ेंगी कि क्या किया जाए। तो एक खाका खींचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि कल वो समझ में आए। इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है और संघर्ष को जारी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कारपोरेशन बन गए तो संघर्ष खत्म हो गया। सब चीजें कारपोरेशन भी जाके लोग संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी करना है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, परिस्थितियां बहुत चुनौती वाली है और हम सबको चुनौतियों का सामना भी करना है। नहीं, ये तो शायद 35 के अंदर है। 39 बताइए तुम्हारा कितना है? 44। थोड़ी 43 वही देना है, वही देना है। सब लोग देखिए दूसरे विभाग जो कारपोरेशन बने उनकी क्या परिस्थिति है। सिर्फ बीएसएनएल को नहीं, बीएसएनएल के अलावा भी और कारपोरेशन बने हैं, वो कैसे श्रिंक हो गए, डूब गए या चल रहे हैं तो किन कारणों से चल रहे हैं। ट्रेड यूनियन को एक बड़ा रोल प्ले करने की जरूरत है। अभी तक तो सरकारी क्षेत्र में थे, हम लोग लिमिटेड दायरे में काम कर रहे थे। अभी असली चुनौती आएगी कि अपने उद्योग को चलाए रखने के लिए ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होता नहीं कि एक छोटी सी कोई डिसीजन करना है, उसके लिए
फैक्ट्री का जीएम भी चले जा रहे हो, एडिशनल जीएम भी चले जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम सारे लोग 1000 रुपए का डिसीजन करना है और 5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। कोई किसी इंडस्ट्री के अंदर काम की, मान लीजिए कि 1 महीने के लिए अगर काम है और उसके लिए एक नई प्लांट एंड मशीनरी ला करके करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो जाएगा कहाँ वो? ये सब बड़ी चीजों को अब हम लोग को सोचने की जरूरत है। हम सब इस फील्ड में तो तैयार नहीं थे, हम सब तो बेसिकली वर्कर्स वेलफेयर के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी तो हम लोग को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। अगर नए परिवेश में जा रहे हैं तो सरकारी जो अभी तक कानूनों के कारण हम लोग को थोड़ी छूट मिली हुई थी, अभी पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को हम लोग को जानना होगा। यार ऐसा तो नहीं कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण पर फर्क पड़ रहा हो, जन समुदाय के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा हो। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप मैनेजर्स की भूमिका में आने वाले हैं। दोहरी जिम्मेदारी रहेगी, अपने उद्योग को चलाए रखने के लिए मैनेजर की और कर्मचारियों के हितों के लिए ट्रेड यूनियन। तो ऐसा करके हम सबको तैयार होना है, और खास तौर से बुजुर्ग पीढ़ी नहीं, युवा पीढ़ी जिनको सस्टेन करना है, जिनको इसमें रहना है, उन सब के सामने बड़ी चुनौती, बहुत मेहनत करना है। सौभाग्य से अपने पास ऐसे लोग हैं जिनके पास हम लोग बैठेंगे तो हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है। उनसे हम कहेंगे कि हम लोग का धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्लासेस लगाएं, हम लोग थोड़ा ट्रेंड हो, थोड़ा ग्रूमिंग हो। तो फैक्ट्री में भी जो जीएम बनता है वो भी AW में भर्ती होते हैं, उनको धीरे धीरे सिखाते हैं, तराशते हैं, और वो कभी जीएम और चेयरमैन बनते हैं। ट्रेड यूनियन की फील्ड में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अब वो उसके लिए आपको HCL जैसे जो DPSUs हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, जो नए रिकॉग्निशन रूल्स आए उनको देखना पड़ेगा। मतलब बहुत दोहरी जिम्मेदारी और दुगनी चुनौतियां। एक तरफ सबसे बड़ी बात है कि उद्योग को चलाए रखने में अपनी भूमिका हमको तलाशनी होगी, और ऐसा एहसास कराना पड़ेगा कि इन उद्योगों को चलाए रखने के लिए ट्रेड यूनियन बहुत जिम्मेदार है। और दूसरा वो कि अपनी ट्रेड यूनियंस को हम कैसे, जो अपना वैचारिक काम है, अपने विचार दर्शन को स्थापित करते हुए कैसे हम आगे बढ़े। बाकी सारी चीजें तो गौड़ है, कोई आरोप लगाएगा उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। आदमी कोशिश करता, आरोप क्यों लगाता है? आपका ध्यान भंग करना चाहता है, आप उसकी तरफ मत पूछ सके। आप देखिए, मैं सोशल मीडिया में देखा भी थोड़ा सा, लोग जो उस कार्यक्रम से पीड़ित हुए हैं उन्होंने कहना शुरू किया दूसरे कि बाकी लोग क्या करने जाते हैं। अगर आप किए होते या मतलब BMS या BPMS किया होता तो प्रश्न दूसरे होते, लेकिन अभी प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, हमारे लोगों ने जो किया तो किया, आपके लोग क्या कर रहे थे। इश्यूज को डाइवर्ट करना, ठीक। आपको ऐसी जगह लगे जाके प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब देते रहिए, नहीं, उनके प्रश्नों की चिंता मत करिए, एकदम ईमानदारी जैसे अभी तक हम लोग डटे रहे हैं ऐसे ही डटे रहना कि तुम जिद्दी हो तो हम भी जिद्दी हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारी लड़ाई हम जीत ही जाएं, लेकिन उस लड़ाई को हम बहुत ईमानदारी से लड़े, मन से लड़े, जीतने के लिए लड़े। प्रारब्ध में जो होगा, जो हमारी किस्मत में होगा होगा। कोई ये ना कह सके कि नहीं आपने प्रयास अच्छा नहीं किया। नहीं, प्रयास बेहतरीन करना, जीतने के लिए करना, करेंगे, ये हमसे अपेक्षित है और ये हमने किया। अभी तक कहीं भी अपने एक भी कार्यकर्ता का निगाह झुकाने का अवसर आया हो, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। आप गर्व के साथ सर उठा करके लोगों की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, किसी भी संगठन से, सरकार से भी। हमने जो बातें सामने की हैं वही बातें बाद में भी की हैं। हर अवसर पर अगर हमको संघ में बात अपने रखने का मौका मिला है तो हमने संघ में भी यही बात रखी है। हम लोग को अगर भारतीय मजदूर संघ में बात रखने का मौका मिला है तो भारतीय मजदूर संघ ने उससे आगे बढ़ करके एक कदम और आगे जाकर के लिखा उसको। ये बात बताती है कि हम लोग कितना समर्पित भाव से ध्येय निष्ठ होकर के लड़े। जो हम लोग को कहा जाता था ना कि ध्येय निष्ठ होना चाहिए, ध्येय निष्ठा में कहीं अपने किसी कार्यकर्ता ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। यहाँ से लेकर के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कोई भी एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसने कहीं भी सर झुकाने का काम किया। ये बहुत गर्व की बात है और
आप जवाब दे सकते हो तो जवाब दीजिए, नहीं जवाब दे सकते हो तो लेकिन विचलित मत होइए, ठीक है ना, विचलित ना होइए। अपना काम बड़ा है, बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है। और फिर जैसी परिस्थिति आएगी हम सब फिर बैठेंगे और फिर निर्णय लेंगे और फिर एक्ट करेंगे। अपना कोई सार्वभौमिक ये नहीं कि खाली एक आदमी का उद्देश्य रहता है कि समस्याएं जरूर रहनी चाहिए, समस्या नहीं रहेगी तो ट्रेड यूनियन कैसे होगी, समस्या नहीं रहेगी, समाधान रखना है, क्योंकि हम समस्या से पैदा हुए ना हम समस्या के साथ मरेंगे। हम लोग समाधान में विश्वास करेंगे, जो समस्याएं आएंगी उनकी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। इतना मुझे कहना था, पता नहीं प्रश्न क्या था उत्तर क्या हुआ।